इंजीनियर छोरिया। तो कैसे हैं आप लोग? आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है एज वी हैव कंप्लीटेड 3 years टुगेदर एज इंजीनियर छोरिया। So, to make this day more special or to celebrate this day, we have none other than Dr. Anshuman Shastri sir, who is the director of Center of Artificial Intelligence. तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। वेलकम सर। सर हाँ, मेरा सवाल ये है कि हम सब काफ़ी एक्साइटेड हैं कि आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही जानने के लिए। यहाँ तक की जर्नी मतलब आप घर से यहाँ तक आती जर्नी की बात कर रहे हो या मैं बचपन से आज तक की बताऊँ? बचपन। अब बचपन में तो लाइक बहुत सिंपल है, लाइक पैदा होने से लेके क्लास 12 तक तो मेरी जर्नी वनसली की है। तो वनसली की स्कूल यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं सब में मैं इन्वॉल्व रहा। जो स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी उन सब में मैंने पार्ट लिया, बहुत सारी चीज़ें की, क्रिकेट, स्विमिंग, म्यूज़िक और बाकी जो कोर्सेज होते थे, जो स्कूल में जो क्विज कंपटीशन, डिबेट और जो एक्टिविटीज़ होती थी उन सब में तो पार्ट लेते रहता था। बाकी फिर 12th के बाद मैं बिट्स में गया था इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद मेरी मास्टर्स और पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से थी। फिर मैं यहाँ पे बैक टू द बेस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपने बताया बाहर गए थे फिर आप बैक टू वनस्थली आए, तो बाहर की लाइफ से वापस यहाँ वनस्थली में स्पेशली एडजस्ट होने में आपको कितना टाइम लगा, क्या क्या आपको करना पड़ा एडजस्ट होने के लिए? नहीं तो मैं किसी एलियन प्लेस पे तो वापस आया नहीं। वनस्थली से तो मैं जीवन पर्यंत फैमिलियर रहा ही हूँ, हर चीज़ में जानता ही हूँ यहाँ की। तो ऐसा कोई इशू मुझे एडजस्टमेंट के पॉइंट से तो कभी फील महसूस ही नहीं हुआ किसी भी तरह से। बट ये ज़रूर था कि बाहर का जो वर्क कल्चर है और यहाँ का जो जनरल एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वहाँ पे सब कुछ बहुत इंडिपेंडेंट रहता है कि आप के सारे काम खुद ही करते हो, आपको सारा सब कुछ खुद ही करना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम डिपेंडेंट पूरे देश में ही है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे टाइम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, नेचुरली होने भी चाहिए। वहाँ पे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे आपके वर्किंग के, आपके और चीज़ों के लिए। तो ये एक मेजर डिफरेंस था। बाकी वेदर एडजस्टमेंट एक और चीज़ थी कि वहाँ साल में 200 दिन बारिश होती है और हमारे यहाँ थोड़ी सी कम होती है कंपेरिजन। सर सो आप एज अ टीचर आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो आपका सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा या स्टोरी कुछ ऐसे हो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। मैं आपको इसी ईयर की बताता हूँ कि आप ही के बैच में मैंने EE को पढ़ाया हुआ है, मैंने EI को पढ़ाया हुआ है, मैंने MT को पढ़ाया हुआ है, मैंने CS और बायोटेक को भी पढ़ा हुआ है। तो आपकी बैच स्ट्रेंथ का मोर देन 50% को तो मैंने पढ़ाया हुआ ही है। उसके साथ फर्स्ट सेमेस्टर मेरे पास जो इंजीनियरिंग वर्कशॉप होती है फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें कुछ फर्स्ट ईयर्स भी थे। पूरे साल में करीब करीब 500 स्टूडेंट्स रहे मेरे साथ। 500 times 3 चेक करनी होती हैं, तो थोड़ी सी आपकी खुशी तो रहती है बट थोड़ा सा उसमें फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है। बट इंसिडेंट बहुत सारे रहे फनी। आपा जी के मेले के बहुत फनी इंसिडेंट्स थे। सर कोई एक स्टोरी अच्छी सी मयूक का मयूक को शेयर कर दो फिर, तो आप में से कुछ लोगों की स्टोरी हो सकती है कि मयूक में बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस रहा हर तरह से। अब 3 साल बाद मयूक हो रहा था वर्चुअली। कोई ऐसा बैच था ही नहीं जिसने कभी मयूक किया हो। हाँ, और किसी ने एक्सपीरियंस भी किया, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी नहीं किया था। तो डिलीवर करने में ये चैलेंज था। और एक चैलेंज ये था कि आप लोग थोड़ा सा देर से जाके थे मयूक की तैयारी करने के लिए, जिसका कोई और ऑल्टरनेटिव जस्टिफिकेशन नहीं है। आपको खुद को कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट कर लो, आप लोग बहुत ज़्यादा देर से जाके, तो आपके पास टाइम कम था, काम ज़्यादा था, आपने काम के मैग्नीट्यूड को भी करेक्टली असेस नहीं किया था। तो आपको रियलाइज़ हुआ कि जितना आपने किया था उससे 100 टाइम ज़्यादा काम होता है। फिर थोड़ी बहुत रेगुलर मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुए, कुछ टीचर्स भी एसोसिएट हुए, साथ में सबने मिलकर काम किया। और फिर सबके अपने अपने नए नए चैलेंजेस आए हर टीम के। तो हर थोड़े दिन में कोई टीम, किसी टीम की कोई मेंबर, पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी कमेटी मेरे साथ सामने आई थी कि सर क्या करेंगे, सर कैसे होगा, इसके में हम क्या कर सकते हैं। सर केटरिंग का मेन्यू आ गया, हम क्या करें। हाँ, क्या बता रहे थे? मैं कहती एक बार तो क्विट का भी हो गया था, हम सब क्विट करने वाले हैं। क्विट तो बहुत दूर है, तो बहुत शुरू की बात है। तो कौन सा वाला क्विट? क्विट 1, क्विट 2, क्विट 7 कौन सा वाला? एक बार एक तो सेकंड पेपर को ही बताया था। वो तो सेकंड पेपर को लास्ट टाइम था। तो क्रोनोलॉजिकली जाते हैं, क्विट 7 से पहले क्विट 1 तक का भी डिस्कस कर रहे थे। तो टीम्स आई कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैंने कहा जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, स्टाइल से करेंगे सब कुछ। और लोग मानने को तैयार नहीं किया, बट उसमें था कि जब स्टाइल से करना था तो उतना एफर्ट भी चाहिए था साथ में। और छोटे मोटे चैलेंजेस आए। पूरा का पूरा कॉन्वोकेशन आया। वेन्यू
चेंज हुआ, कैंसिल हुआ, फिर रीडू हुआ, फिर चेंज हुआ। और कुछ लोग थोड़ा उन्होंने जल्दी गिव अप किया, कुछ लोगों ने था कि वो एंड तक टिके रहे। बट इस तरह के प्रोग्राम्स में जो सबसे जो कोर जो मंत्र होता है वो ये होता है कि यू नेवर गिव अप। इश्यूज आएंगे आपके, बट यू जस्ट कीप गोइंग, इवेंचुअली आप अच्छा कर लेते हो इफ़ यू आर डिटरमाइंड, इफ यू आर वर्किंग हार्ड इनफ। तो थर्ड को इनका कल्चरल इवेंट था और सेकेंड को शायद अराउंड इसी टाइम के आसपास हम लोग इसी हॉल में बैठे हुए थे और ये और बाकी कमेटी वाले शायद इन्हीं चेयर्स पे बैठे हुए थे। तो नहीं हो पा रहा, तो नहीं कर पाएंगे। और उसके पहले से मुझे पता था कि ये इशू आ रहा है, तो मैं थोड़े से एफर्ट्स करके ही आया था मीटिंग में कि क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है पॉसिबली कर सकते हैं। और फिर मेरा एक बार मन भी किया कि सबको चॉकलेट ऑफर कर दूं वहाँ पर। फिर मुझे लगा कि अब ये चॉकलेट इनको कड़वी नमकीन भी लग सकती है, ऑफर करना बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा उस टाइम पे। वो था कि सबको रीमोटिवेट करना था कि वो अपने जो टास्क है उन पर फोकस करें और उसका आउटपुट अब मैं और ये तो क्या बताएंगे, जिन लोगों ने प्रोग्राम देखा थर्ड को वो लोग बताएंगे कि वो जिनको अच्छा लगा वो अच्छी बात है, जिनको बुरा लगा तो ये बताएं कि उनके फीडबैक क्या थे, इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ज़रूर बताएं। और उसमें फिर इंडिविजुअल बहुत फनी इंसिडेंट्स भी थे बहुत सारे। अब एक तो आपके साथ ही हुआ था फनी इंसिडेंट, बता दो। तो ये 29 या 31 की बात है कि ये कल्चरल टीम के कोऑर्डिनेटर्स में थे, तो ये और शायद इनके साथ आप भी आए थे और आपकी जो कैमरा पर्सन, आप 3 लोग आए थे उस टाइम पे। तो ये लोग एक रिक्वेस्ट लेके आए मेरे पास कि सर हमको प्रैक्टिस के लिए स्टेज चाहिए होगा। उस समय जब ये नव मंदिर में प्रैक्टिस कर रहे थे, नव मंदिर में जो कॉन्वोकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका डिग्री और उनके साड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन के काउंटर वहाँ लगे थे, तो सोचा कि उस टाइम में प्रैक्टिस करना ठीक नहीं होगा, तो वहाँ से उनको मूव कर दी। फिर सोचा जो कॉन्वोकेशन के लिए जो डोम है उसमें प्रैक्टिस कर लें, तो उसकी भी प्रिपरेशन अब कॉन्वोकेशन के हिसाब से होने लगी थी। फिर उन्होंने एक ज्ञान मंदिर ऑडी में ट्राई किया। ज्ञान मंदिर ऑडी में अध्याय वाले उनकी एक्टिविटीज चल रही थी, उनका फेस्ट चल रहा था उस टाइम पे, वो भी संभव नहीं हो पाया। फिर प्रज्ञा मंदिर के बाहर जो स्टेज है वहाँ पे लोग गए कि उस स्टेज पे हम प्रैक्टिस कर ले, वहाँ पे कोई और ग्रुप प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहाँ इनको मौका नहीं मिला। जीजिया हॉस्टल के प्रेयर हॉल ही दे रही थी। तो ये करते करते एंड में आते आते वो सर हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जाए सर, हमको ये इधर हम परेशान हो गए हैं कि मतलब हमें इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है, ये कर रहे हैं कि सर हमको आप स्टेज दिलवा दीजिए, सर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। फिर एक एप्लीकेशन लेकर आए थे। फिर एप्लीकेशन लेके आए थे, उसके बाद सर स्टेज दिला दीजिए, सर अगर स्टेज नहीं मिला ना तो विल स्टेज ए प्रोटेस्ट। और मैं खड़े खड़े वहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि अच्छा इनको ये वेन्यूज़ नहीं है तो और कहाँ पे स्टेज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इंजीनियरिंग वर्कशॉप का बाहर वाला पोर्च है, वहाँ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये लोग एजुकेशन का जो हॉल है उसमें कर सकते हैं, शाकुंतलम स्कूल का जो एक वो हॉल है उसमें छुट्टी के बाद वहाँ पे कर सकते हैं। और क्या क्या वेन्यू हो सकते हैं मैं पॉसिबिलिटी सोच रहा था कहाँ पे इनको रिकमेंड कर सकता हूँ। इतने में फिर ये लाइन आए मेरे पास कि सर देन विल स्टेज अ प्रोटेस्ट। मैं वो सोच रहा हूँ, उतने में फिर दिमाग में थॉट आया कि स्टेज अ प्रोटेस्ट, स्टेज तो उसके लिए भी लगेगा ना। उस टाइम में बोलता तो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज होता है, बट बाद में डिस्कशन में फन एलिमेंट में ठीक रहता है। तो इस तरह के तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। बाकी अगर मैं क्लास की बताऊं तो क्लास में और भी ज़्यादा है। पिछले सेमेस्टर में आपकी डबल ई की कोई स्टूडेंट है, वो मेले में सब लोग मिल रहे थे कि सर ये है बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। दोपहर में 3-4 बजे के आसपास तब सब एक बार सब कुछ आइटम ट्राई करके एक बार झूले की राइड लेके सब वो एक राउंड अपना कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि उसके बाद वो आधा एक घंटा घूम के वापस जाके तैयार होके आते हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो वो उस टाइम पे मुझे मिली, सर कोई और डेंजरस झूला नहीं है क्या? मैंने कहा ये है तो सही सर, तीनों कर लिए, कोलंबस राइड होती तीनों कर लिए, जायंट व्हील सारे कर लिए, सब कर लिए, सर कोई इंटरेस्टिंग झूला चाहिए। मैंने कहा मैं इसको थोड़ा सा एक्सेलेरेट कर दूं तो ये पूरा आपका राउंड मोशन तो कर सकता है, बट थोड़ा रिस्की हो सकता है आपके लिए। कोई बात नहीं सर, रिस्की हैंडल कर लेंगे, आप करवा दो। ऑब्वियसली मैंने कुछ नहीं किया उस पर। मैं सोचा सर बोलेंगे क्या करना। सर तो आपको क्या लगता है कि फॉरेन कल्चर की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? नहीं, फॉरेन कल्चर में सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो मैं चाहता हूँ कि सब जगह इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो होती है कि सबको बहुत
बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलती है वहाँ पे कि आप यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजन, फ्री टू टेक योर कॉल, बट एट द सेम टाइम दैट फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, दैट फ्रीडम इज ऑलवेज कंडीशनल। कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर दो जो मन में है वो करो एंड देन यू गेट अवे विद इट, ये नहीं होता है, बट देन यू गेट द फ्रीडम टू टेक योर ओन कॉल्स एंड गेट द ओनरशिप ऑफ दैट। उसके अलावा आप जो एफर्ट लगाते हो आपके, उसका आपको जस्ट रिवॉर्ड मिले, आप अपना करियर पाथ खुद डिज़ाइन करके खुद चूज़ कर पाओ ताकि आपको किसी को जस्टिफाई ना करना पड़े। एंड उससे भी ज़्यादा कि वहाँ का जो कल्चर है उसमें लड़के लड़की में कोई डिफ्रेंशिएशन ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे अभी हम काफ़ी दूर हैं क्योंकि हम अभी तक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पाए, हमारे देश का दुर्भाग्य है। पर मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम उस डायरेक्शन में बढ़ें कि जितना अच्छा है हमने प्रोग्रेस अभी की है कि लड़का लड़की एक समान है, उनको सोसाइटी में भी बराबरी की दर्जे से देखा जाए। अब सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी में तो फिर उस लड़ाई का कोई अंत होता नहीं है, बट लड़का या लड़की के इससे ज़्यादा उनको उनके मतलब अचीवमेंट से, उनकी सक्सेस से, उनके काम से देखा जाए। अब कि एक लड़की ने ये काम किया है, ये एक न्यूज़ से ज़्यादा एक बहुत कॉमन अक्रेंस हो जानी चाहिए कि टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत एक लगता भी होगा कि अब ये किया है तो मतलब वो कर सकती है इसलिए किया है ना, इसमें बहुत बड़ी न्यूज़ की क्या बात है। पर अब मैं तो चाहता हूँ कि आप सब लोग इतना वो अच्छा काम कर ही रहे हैं और भी करें आपके बाद वाले भी, कि ये एक न्यूज़ हाईलाइट से हटके बहुत रेगुलर अक्रेंस बन जाए। अच्छा पायलट है, हाँ तो बनती रहती लड़कियाँ, कौन सी बड़ी बात है उसमें। अच्छा वो ये काम है तो करती रहती लड़कियाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट। तो सर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बनस्थली की आपको लगता है कभी चेंज नहीं होंगी कभी चेंज नहीं होंगी या होनी भी नहीं चाहिए? नहीं होंगी या नहीं होनी चाहिए? सर दोनों। हाँ तो नहीं होंगी मैं देखता हूँ वनस्थलीज वैल्यूज, वनस्थलीज वे ऑफ ग्रोइंग देयर स्टूडेंट्स। अब पढ़ाई तो आप कहीं भी कर सकते हो, आप कोई इंटरनेट लिंक से भी आप सीख सकते हो, बट यहाँ पे आपके पास जो इतना सारा स्कोप होता है कि आप क्या क्या चीज़ें एक साथ सीख सको। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो वनस्थली मॉडल है उसको पूरे नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की बातें हो रही हैं, और सबके पसीने छूट रहे हैं किस तरह से करेंगे। और हमारे यहाँ पर डिस्कशन बिल्कुल उल्टा था कि हम कर चुके हैं, हम ये दिखाएं कैसे कि हमने कर दिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो अब आज के टाइम में तो ऐसी बड़ी चीज़ सोचना बहुत आसान है। आपा जी ने आज से 10 साल पहले ये सोचा था कि चलो ठीक है लड़कियां हैं, उनको 12, 13, 14 साल में शादी कर दो, उनकी ये कर दो, पढ़ा लिखा के क्या उनको तो चूल्हा चौका सिखाओ, कर लेंगे। ये क्यों, मतलब उनको तो मैं संगीत भी सिखाऊंगा, उनको मैं नृत्य भी सिखाऊंगा, उनको मैं कुएं में कूदा के तैरना भी सिखाऊंगा, लाठी भाला चलाना भी सिखाऊंगा, और तो क्या अब जीप चलाना सिखाऊंगा, साइकिल चलाएंगी लड़कियाँ, घोड़े चलाएंगी, घोड़े क्यों ना चला लड़कियाँ, और हवाई जहाज उड़ाएंगी। अब प्लेन का है तो क्या हुआ, होता तो ड्राइवर ही है ना, कि आपा जी के एग्जैक्ट वर्ड्स है, प्लेन का ड्राइवर है तो क्या हुआ, तो है तो ड्राइवर ही। तो इस तरह की जो वैल्यूज से जो शुरुआत हुई है और जगह जो लोग सीखते हैं उससे यहाँ के कैंडिडेट्स में एक डिफरेंस फील होता है कि वनस्थली की जो टैगलाइन भी है, यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, यूनिवर्सिटी विद डिफरेंस। व्हाट इज दैट डिफरेंस? आप ही लोग तो हो डिफरेंस। तो दैट डिफरेंस इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस, कि आप लोगों में इतनी सारी एक्टिविटीज़ करके पब्लिक स्पीकिंग इवेंट होता है, आपकी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होती है, आपके डांस में, आपके स्पोर्ट्स में, उसके अलावा आपका इंटेलेक्ट होता है, आपकी क्रिएटिविटी टेस्ट होती है, आपके डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट में हैशटैग उल्टे बना देते हो अलग चीज़ है, आपकी क्रिएटिविटी टेस्ट होती है उसके साथ। बट उसके अलावा इंटेलेक्ट तो आप साथ में करते ही हो। बाकी उसके साथ साथ जो मॉरल एजुकेशन है, यहाँ पे यूनिफॉर्म है, खादी है हमारी। खादी लोग सोचते हैं कि एक सिरदर्दी है, बट आप उसके पीछे की अगर स्टोरी समझो कि हम खादी क्यों पहने, तो जब वनस्थली की शुरुआत हुई थी 1930s में, उस समय तो देश में सबसे बड़ी चीज़ चल रही थी, हमारी आज़ादी की लड़ाई थी, फ्रीडम स्ट्रगल था हमारा। तब हर जना हथियार चलाने में सक्षम नहीं भी था, और हथियार से सब कुछ हो भी नहीं सकता था। तो हमको हर तरह के हथियार का उपयोग करना था। गांधी जी ने हमको सिखाया कि हम अहिंसा के साथ भी हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज़ादी के हथियार के तौर पे गांधी जी ने तो सिविल डिसोबीडियंस वाला मूवमेंट शुरू किया था, उसके बाहरी चीज़ों का बहिष्कार भी शुरू किया था। और जब वो शुरू किया तो खादी एक हमारा बहुत बड़ा हथियार बना। क्यों? क्योंकि जो बाकी जो कपड़ा होता है आपका, वो मिलों में बनता है, सिंथेटिक कपड़ा होता है, तो उससे तो मिल के जो वर्कर्स होते हैं उनको काम मिलता है। जो खादी का कपड़ा होता है वो हाथ से काटा जाता है, हाथ से बुना जाता है, तो इससे हमारे किसानों को सीधा फ़ायदा होता है। किसान लोग खुद अपने परिवार में छोटा सा इसका एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और जो पैसा हम खादी खरीदने में देते हैं वो सीधा किसान तक पहुंचता है। तो ये एक हमारा देश को स्वावलंबी बनाने का, इंडिपेंडेंट बनाने का एक बेसिस था कि हम इतनी बड़ी चीज़ को
एक इतना बड़ा हथियार बना के आगे बढ़े। अब तो वनस्ली की साइज ही बहुत छोटी थी, अब जब इतना बड़ा हो चुका है, जब हमको आज़ादी मिल चुकी है, आज भी हमारे किसानों की समस्या बहुत बड़ी है देश में। और खादी सिर्फ एक रूल की तरह यहाँ पे वो नहीं, खादी हम देश को आगे बढ़ाने में जो सबसे जो कारगर जो हमारे सैनिक होते हैं, फौजी होते हैं, जो हमारे किसान लोग होते हैं, उनकी मदद करें, इसके लिए हम खादी पहनते हैं और इससे हमारे किसानों की लाइफ अच्छी होती है। साथ के साथ हम लोगों को ये भी सिखा सकते हैं कि एक खादी पहन के आप में एक सिंप्लिसिटी भी आती है, तो सिंप्लिसिटी एंड नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस एंड पावर एंड स्टाइल, तो ये इससे फिर आप लोग बनते हैं उसके बाद। तो मतलब 4 साल हो गए, बट अभी अगर मुझसे भी कोई बाहर पूछता ना कि खादी ही क्यों है, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ही क्वेश्चन आया क्योंकि वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि खादी सबसे सूटेबल है। तो मैं खुद बहुत कंफर्टेबल हूँ खादी में अगर ये वेदर कंडीशंस हैं। बट अभी खुद का खादी भी मतलब हाँ, बट अभी जो आपने बताया उसने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, मतलब बहुत अच्छा लगा। नहीं, जो वेदर वाला जो पर्सपेक्टिव है दैट इज अ कोइंसिडेंस, दैट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। हम अब ये तो किस्मत है हमारी कि हम यहाँ इस छोटे से गांव में शुरू हुए। हम अगर बंगाल में भी होते, हम अगर महाराष्ट्र में भी होते, कहीं और भी होते, तब भी उस समय का विचार के अनुरूप खादी नहीं होता तो कोई और एलिमेंट होता, साथ साथ कोई दूसरी चीज होती। भाई एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मतलब एक चीज जो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए वो भी ऐसे बाहर हमारा बोर्ड लगाना है हाँ, वो नहीं होगा। वो बहुत खास रहना चाहिए। और आप लोगों का कोई इनपुट की क्या चीज नहीं होना चाहिए? हमें तो जैसे वैसे बहुत पसंद है। बस गेट पास का प्रोसेस ही होना गेट पास के प्रोसेस पर काम करिए, बहुत जल्दी हो सकता है पता लग जाए सबको कि वो सिंपलीफाई हो गया। बट मैं आपको बताता हूँ, जितने मल्टीपल चेक्स होते हैं उतनी ज़्यादा उसमें सेफ्टी भी इंश्योर हो जाती है कि आप लोगों की सेफ्टी तो दैट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। बाकी सब चीज़ें वेस्टेड है अगर आपकी सेफ्टी हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जितने मल्टीपल चेक्स होते हैं, आपको इतना दौड़ाया जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, मैं पूरी तरह समझता हूँ, मैं आपके सबके साथ हूँ, बट वो सेफ्टी इंश्योर करना भी ज़रूरी होता है साथ के साथ। और अब होपफुली जो इसको सिस्टम को थोड़ा सा एडवांस करने के प्रयास चल रहे हैं, अगर इस लेवल का सेफ्टी हमको इंश्योर करके दे दें तो जल्दी से हो सकता है आपको एक गुड न्यूज़ भी मिले। और आपने चेंज नहीं, पर फिर भी आप गाइड तो कर सकते हैं ना। और एक चीज़ में मेरे को जो लग रहा है आजकल जो चेंज नहीं होनी चाहिए कि अगर ऑनेस्टली एक भी बोगनविलिया कम हुआ तो कि बच्चों की तरफ से रिवोल्ट आने शुरू हो जाएंगे उसके लिए। स्पेशली बारिश में वो ऐसे उड़ना, अब तो ऐसे ही उड़ना चाहिए सर, वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है जैसे नदी में बारिश। सर जब अगली बार नेक्स्ट टाइम हो तो बहुत भीड़ हो गई थी उस जगह पे। हम खुद चले एक गए। वीडियो भी वायरल हुई थी बोगनविलिया वाली। बोगनविलिया वाली मुझे भी अच्छी लगी थी बहुत, मैंने भी खुद ने भी ऐसे बैठे बैठे देखने में देख के मतलब फील गुड फैक्टर था उस वीडियो में। काफी लोग ने पूछते हैं वनस्थली, वाओ ये किधर हो और रहा सर है। एक्चुअली जो हमारे और बाकी कॉलेजेस में फ्रेंड्स सबने यही बोला कि तुम्हारा कैंपस तो बहुत बहुत pretty है, pretty बहुत है। pretty है। और उस वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि उसमें कोई फिल्टर यूज नहीं हुआ हाँ, होगा, exactly. उसमें कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, बहुत रूटीन एक कैमरा था, शॉर्ट वीडियो है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, देख के ऐसा लग रहा है स्लो में शूट हुई है। Yes, sir. और यही तो लाइफ है यहाँ पे कि आप को 50 डिग्री भी मिलता है, गर्मी में परेशान होते हो आप लोग, उसके बाद ठंड में सुबह सुबह कोहरा भी होता है, बारिश होती है तो पानी भर जाता है कहीं पे, वो बेस्ट होता है, है? बेस्ट पार्ट। नहीं नहीं कभी नहीं होती। नहीं, उसके बाद फिर आप ये देखो शाम को कीड़े भी आते हैं उससे, हाँ। वो काले वाले कीड़े Yes, पता है sir. आपको? First year में देखे हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ काले वाले कीड़े की। पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हाँ, yes, हूँ? yes. काला वाला कीड़ा होता है, इसको मारो तो बहुत भयंकर बदबू है। Yes, sir. वो बोल नहीं पाए। हाँ। तो फर्स्ट ईयर वाले कुछ बच्चे आए थे तो उनके साथ में मेरी एक मीटिंग थी, शाम की बात है, बारिश के टाइम की, शायद बारिश हो रही थी उस दिन या हो के चुकी थी। तो यहीं बाहर वो कहीं से उनको कोई बग मिला तो उनको थोड़ा प्यार आता था, तो ऐसे देखे, हेलो लिटिल बर्ड, सो क्यूट, यार उन्होंने कहीं पे किसी लीफ पे कहीं पे रख दिया उस पे। और मैंने इंसिडेंट समहाउ देखा कि मेरे को एक तो खुशी भी हुई कि मतलब एनिमल लवर्स एंड दे आर वेरी गुड, दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू बी, मतलब एवरीवन शुड बी वन, बट मुझे तो अंदर से डोंट से जब आपको बग अच्छा लगा, लाइक मैंने आपकी फिंगर स्मेल करके देखा तो जैसे आपने भी कहा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, उनका ही पर्सपेक्टिव चेंज होकर देखा मैंने वहाँ पे। तो हॉस्टल लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत अलग अलग तरह के चैलेंज होते हैं, बट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हर चीज़ को। Yes, sir. काफी कुछ नई चीजें सीखने को भी मिलती है। बहुत सारे एक अलग ही फेज है बिल्कुल। सर उस टाइम लगता है कि क्या है, बहुत दिक्कत हो रही है, जल्दी से जाओ, हम्म। बट अब जब जाने का टाइम आ गया है ना, हमें पता चला था कि हमने कितना मिस Miss किया किया है। है। सर पहले आने का मन नहीं होता है, फिर जाने का और सर अब जाने का मन बताइए, नहीं होता है। ये तो नेचर है इसकी। हाँ, सर ने बोला भी था खुशी खुशी गए थे, फिर आने के लिए रो रहे थे। खुशी खुशी एक हफ्ता पहले भाग के गए थे कि मतलब वो Periodicals के फिर 2 साल तक कैंसिल भी रहे periodicals। आपको
आपको डेली फिंगर्स पे काउंट हो रहा है डेज जैसे दिन बच जाए अराउंड 20 फेयरवेल किए जा रहे हैं सब सर आज भी अभी सर तो आप देश विदेश में घूमे हो तो आपको बनस्थली के स्टूडेंट्स और बाहर के स्टूडेंट्स में क्या मेजर डिफरेंसेस लगे हैं? तो मैं बाहर जाके पढ़ाई भी की है, मैंने पढ़ाया भी है बाहर के स्टूडेंट्स को। वहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ के स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा जो मुझे डिफरेंस दिखता है वही कि वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद को बहुत डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में डालने से बचते हैं, वो अपने बबल अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं है, बट यहाँ पे लोग इतनी सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा बनस्थली की जो यूथ फेस्टिवल वाली टीम है जो इतने सालों से इतना उम्दा प्रदर्शन करती हुई आ रही है, उसमें ज़्यादातर लड़कियाँ नॉन फाइन आर्ट्स बैकग्राउंड की होती हैं। उसमें डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं वो डांस में जाके फर्स्ट प्राइज लेके आते हैं, जर्नलिज्म की स्टूडेंट है वो डिबेट में क्विज में जाके जीत के आती है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो डिबेट में जाके जीत के आ जाते हैं, उसमें मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब वो पूरे बनस्थली का भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि इतने सारे अलग अलग डोमेन की लड़कियाँ एक स्टेज पे एक प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म करके एक जोनल नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी कम्पीट करके जीत जाती हैं। तो ये आसानी से तो होता नहीं है। अब जैसे मैं अपने राजस्थानी डांस की बात करूँ, वो जीतता है सब लोग देखते हैं, उसके बारे में बातें करूँगा। डांस कैसा है आप लोग जाके देखना लिंक पे जो भी है, लेकिन उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो जुलाई से शुरू हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लड़कियाँ शाम को सड़क पे उनकी जो लेके आती रहती है, उनको ये कहा जाता है जो नई नई लड़की आती हैं कि हॉस्टल से इसको बैलेंस करके लेके आना है, बैलेंस करके लेके जाना है, और कुछ कुछ दिन तो कि पूरा दिन का काम भी इसको बैलेंस करके करना है। तो इस लेवल की प्रैक्टिस से उनका शुरू होता है। रात को 1-2 बजे तक भी हमारे लोगों ने प्रैक्टिस की होती है। ये लोग डांस सेंटर में प्रैक्टिस करते हैं, ये लोग ज्ञान मंदिर ऑडी में प्रैक्टिस करते हैं, ये लोग हमारा जो स्टेज बनता है इस पर प्रैक्टिस करते हैं, ये लोग जो हमारा जो टेम्पररी स्टेज बनता है जिस पे आप लोग कह रहे थे बहुत आवाज़ आ रही है फॉल्स क्लेम्स फेक न्यूज़, बट उसको भी प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा ये नव मंदिर का जो बीच का कोर्स है स्लिपरी फ्लोर, उस पर प्रैक्टिस करते हैं। और तो और अपने डांस की प्रैक्टिस सड़क पे भी करते हैं ताकि किसी भी तरह का फ्लोर मिल जाए इनको कभी उस पर परफॉर्म करने में कोई दिक्कत ना हो। तो डांस की सक्सेस से ज़्यादा सक्सेस तो आपको फाइनल एक आउटकम निकल के आता है, छोटी सी बात, बट दैट जर्नी दैट गोज अलॉन्ग विद दैट इज व्हाट टेक्स यू टुवर्ड्स एक्सीलेंस। कि आप जितना एफर्ट डालोगे उतना आपको फायदा होता है। तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स एफर्ट डालने में कतराते नहीं, ये मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ। और ये आप लोगों का नहीं, मतलब वो तो खैर बहुत सीनियर स्टूडेंट्स हो गए। अभी मैं सरस्वती मंदिर में प्रोग्राम में गया था, तो जो यहाँ के जो शिशु जूनियर शिशु सीनियर तो UKG LKG लेवल के जो बच्चे हैं उनका एक को डांस परफॉर्मेंस था, और उन्होंने परफॉर्मेंस शुरू की और बीच में बहुत भयंकर बारिश शुरू हो गई। एक दिन शाम को भी बारिश आई थी, बिजली कड़क के, तो वो बारिश शुरू हो गई, पर जब तक म्यूजिक नहीं रुका, सारे टीचर्स भाग रहे हैं, सारे बच्चे भाग रहे हैं, और उनका डांस नहीं रुका उस टाइम पर। जब म्यूजिक बंद हुआ तभी जाके रुके कि अरे म्यूजिक बंद क्यों हो गया, हम तो डांस कर रहे थे। तो उस लेवल से भी यहाँ पे बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आता है। उसके साथ साथ मैंने एक फियरलेसनेस यहाँ पे देखी, यानी एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ की लड़कियों में लगती है कि उनको सिचुएशन से डर नहीं लगता, उस सिचुएशन को हेड ऑन कोलिजन मोड में फेस करती हैं हर तरह की सिचुएशन को, चाहे वो पर्सनल इश्यूज हो, लाइफ रिलेटेड इश्यूज हो, एकेडमिक इश्यूज हो। अटेंडेंस को नहीं कर पाती वैसे, बाकी तो ये तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसको इतनी जल्दी से आपको बता भी नहीं पाऊंगा कि बहुत सारे और पॉजिटिव्स भी हैं कि सब अपने आप में मतलब अपनी लाइफ में मस्त हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में भी, इंडिविजुअली भी। वो होना भी ये चाहिए कि हर स्टूडेंट को अपने तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय करने का राइट, अपनी उसकी फ्रीडम होनी चाहिए। एंड बाकी सबको भी ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो आपके लिए फन है हो सकता है दूसरे के लिए ना हो, तो आप उनकी बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करें एंड देन सब लोग साथ में एंजॉय करें। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सर हमने आपको एज अ टीचर भी देखा है, इन जनरल भी देखा है एंड एज अ डायरेक्टर भी देखा है, बट हमने कभी आपको जरा सा भी थोड़ा सा भी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। ऐसा क्यों? नहीं, तो गुस्सा होने से आपका क्या मतलब है? सर लाइक थोड़ी सी भी गुस्सा, या लाइक आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर ये दिक्कत हो रही है, ये हो रही है, बट आप कभी भी गुस्सा नहीं हुए किसी भी सिचुएशन में, तो ऐसा क्यों, लाइक कैसे? नहीं, बच्चों पे गुस्सा होकर मुझे क्या मिलेगा बताओ? आप मेरे पास कोई रिक्वेस्ट लेके आओ और मैं आपको डांट के भगा दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप दोबारा आओगे मेरे पास? नहीं। अब एक ये कॉन्फिडेंस भी सब में होना चाहिए कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो लेके आए, तो उसका सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूंगा, और कोई अगर फालतू प्रॉब्लम लेके आए तो आई इंश्योर कि दोबारा नहीं आ पाए, क्योंकि इसका कोई मिसयूज करे ये भी गलत है। बट ये उनको विश्वास भी होना चाहिए कि कोई आए, कोई प्रॉब्लम हम लेके जाएं तो उसका सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा, वो पूरी तरह से हमारी जो इश्यूज हैं सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे अलग अलग इश्यूज आए इस साल,
शुरू में क्योंकि सब लोग 2 साल बाद घर से निकले थे, एडजस्टमेंट इश्यूज बहुत थे, कुछ हॉस्टल्स के इशू आए थे। मेरे पास फोन आया कि वो उस हॉस्टल के लड़के आ रही हैं, मतलब बड़ी वो हैं, ये हैं वो हैं करके, तो कि मतलब यार ये संभाल लेना, देख लेना, बात कर लेना। वो तो नीचे जो लैब हमारी ई लर्निंग लैब वहीं पे आए थे, वो 20-25 लड़के थे उनके उस हॉस्टल की। उनसे मैंने बात शुरू की कि हाँ ठीक है, एक मिनट, वो एक साथ बोलेंगे, एक तो वो इश्यूज बताते गए, मैं उनको सॉल्यूशन या तो सॉल्यूशन बताता गया या उनकी प्रॉब्लम का पाथ बताता गया। तो अंत में जाके उनकी 2 या 3 प्रॉब्लम बची थी, बाकी सब वो उनका मतलब एक वो सिचुएशनल चेंज से उनको थोड़ा सा ओवर रिएक्शन था। ओवर रिएक्शन में क्या बोलूँ, मतलब वो डिस्कम्फर्ट था। तो अंत में जाके उनके वो इश्यूज भी सॉल्व हो गए। फिर बीच में बात आई कि उनको एक हॉस्टल शिफ्ट करवाना पड़े, तो उनके पूरे ग्रुप ने कैटेगरिकली मना किया कि हमको उसी हॉस्टल में रहना है जिसमें उनको शुरू में प्रॉब्लम्स थी। हाँ। तो अब इश्यूज आते हैं, बट अब आप लाइफ में देखो तो कोई प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम से सॉल्यूशन के बीच में जो भी करोगे दैट इज टाइम वेस्टिंग। इफ यू डू अ सिंगल स्टेप थिंग कि प्रॉब्लम है, यू फाइंड अ सॉल्यूशन और यू जस्ट इग्नोर, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं कि उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, नखरों का कोई इलाज नहीं होता ना, तो खत्म होंगे नहीं कभी। पर जो भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम कोई लेके आता है, उसमें नाराज होकर मुझे क्या मिलेगा? सर लाइक आपने कभी गुस्सा तो मतलब बहुत दूर की हम बात है, आपकी क्लास कभी में वॉइस था। भी हाई नहीं हुई है इतने सालों में, तो कभी नहीं जैसे देखी। साइन कराने में जाते हैं ना, हम तो डर के जाते हैं, आपके पास नहीं आते हम डर के। हाँ। नहीं तो कर दूँ वॉइस है, बताओ। नहीं तो डरना किस चीज़ से? डर होना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए। डिसरिस्पेक्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। यस सर। कुछ आपके जो नए जो स्टूडेंट्स थे फर्स्ट ईयर वाला, उन्होंने कुछ हरकतें की थी कुछ को, तो मैं उनको मतलब आई डोंट होल्ड माई सेल्फ बैक इन पुटिंग पीपल टू देयर प्लेस इफ दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। यस सर। बट डर किस बात पे होना चाहिए? आप कोई गलत काम कर रहे हो तो आपको मुझसे ज़्यादा किसी से डर नहीं लगना चाहिए। पर अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो यस सर। तो फिर डर किस बात का? गलत काम करो तो फिर आपको डरना जरूरी भी होता है। एंड वो लोग आए थे, उनके चेहरे पर डर था उस टाइम। तो सर आपने पुराना बनस्पति देखा है, मतलब हमसे पहले वाले बैचेस लिए, अब हमारा बैच चल रहा है, अभी फ्यूचर वाला बैच आएगा, तो आपको इन जनरल क्या चेंज होता हुआ दिख रहा है, फ्यूचर में क्या लग रहा है कि कैसा बनस्पति दिखेगा? अब मैं ज़्यादा पुराने टाइम में नहीं जाता, मैं थोड़ा सा रिसेंट टाइम में जाता हूँ, ताकि उससे फिर सब लोग रिलेट भी कर पाएंगे कि पिछले 10-15 साल में जब से इंजीनियरिंग शुरू हुई है, जैसे 15 से 20 साल जो बैचेस शुरू के बैचेस में कंस्ट्रेंट था कि उनको मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन से टेक एजुकेशन पे लेके आना था। बट टेक एजुकेशन में ट्रेडिशनल ब्रांचेस से अब थोड़ी सी एडवांस्ड अप्लाइड ब्रांचेस आ गई उसके साथ। अब फिर उसके बाद ये था एक प्लेसमेंट, एक वो था कि पहले एक अचीवमेंट लगता था कि प्लेसमेंट इतने से बच्चों को करा दिया, जो भी हो गया। अब प्लेसमेंट में ये होने लगा कि कंपनीज आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू हायर बनस्पति स्टूडेंट्स। आप कंपनी को अप्रोच करते हैं, उनकी HR हेड है वो बनस्पति की स्टूडेंट है, उनकी जो सीनियर मैनेजर डायरेक्टर जो है वो बनस्पति की स्टूडेंट है, जो रिक्रूटमेंट के लिए टीम आती है उसमें बनस्पति की स्टूडेंट्स है। तो एक तरह से इन हाउस अफेयर होने लगे बहुत। वेदांता की भी आई थी HR बनस्पति की स्टूडेंट है। वेदांता एक बार प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आ चुकी थी, वो दोबारा आए, काफी सारे एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को भी लेके गए, इनको तोहफे भी देखे गए। क्या क्या मिला था? सब मग मिला था। और अच्छा वो गिफ्ट का मग था, वो हाँ मग में लाए लोगों को। इनको अनिल अग्रवाल जी की तरफ से एक लेटर मिला, शायद उसके बाद लेटर मिला, मेल आया मेरे ख्याल से, मेल आया था उनकी तरफ से, और उनकी टीम वाले डायरेक्टली अप्रिशिएट करके गए कि हमने गलती कर दी कि आपके यहाँ से कम मत चलिए, हम ज़्यादा लेके जा रहे हैं इस बार, अभी भी हमको लग रहा है कि हम कम लेके जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि अब प्लेसमेंट yes and no तो हो ही जाता है, पैकेज भी है एक, दैट इज जस्ट अ नंबर। बट ये जो उनका जो एक विश्वास है कि बनस्पति जाएंगे तो हमको अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे, दैट इज द मेन पार्ट। बच्चे ये कहते हैं कि सर प्लेसमेंट नहीं हो रहा, सर जॉब नहीं लग रही है, वो कोई बात नहीं, मतलब प्लेसमेंट से ज़्यादा आपके स्किल को अगर कोई कंपनी अप्रिशिएट करेगी तो इट विल टेक यू मच फर्दर। जैसे आदित्य बिरला वाली स्टोरी आपको पता है, नहीं पता है नहीं। कि उनकी जो नेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो कोर टीम है दैट कंप्राइजेज ऑफ 20 गर्ल्स, 20 people। तो जो उनके नेशनल लेवल पे जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको वो हैंडल करती है। 19 लड़के हैं, एक लड़की है, वो एक एंड शी इज अ बनस्पति। एंड इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं कि प्लेसमेंट होना अपने आप में कोई बहुत अचीवमेंट नहीं होता, उससे बड़ा अचीवमेंट है कि कंपनी आपको हायर करके आपका काम देके बिना आपको अप्रिशिएट करेगी कि इस कैंडिडेट को हमको लेके हमारा आगे का फ्यूचर अच्छा होगा, हमको बेनिफिट होगा आगे जाके। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि बच्चों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होने लगा आगे जाके। उसके साथ साथ कि पहले जो था वो तो जनरेशनल चेंज भी है
कि अब ग्रेजुअली बहुत यंगर इससे कॉन्फिडेंस बच्चों का बहुत बढ़ता जा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है उसमें, बट वो तो एक पहले भी था, उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, नेचुरल बाय प्रोडक्ट है, तो वो कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। उसके साथ साथ सबको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, एडिशनल बिजनेसेस, पार्ट टाइम जॉब्स, एक्स्ट्रा अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड एक बहुत बड़ी है। तो अगर आप आपकी पढ़ाई पे फोकस करके अगर ये सब आप मैनेज कर सकते हैं तो बच्चे कर रहे हैं तो ठीक है, बट हाँ आपकी मतलब पढ़ाई प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी एक मेरे को जो नेगेटिव चेंज जो दिखा है वो ये है कि सब थोड़े से एकदम डल से हो गए हैं कि उनको हॉस्टल से बाहर निकलने का मन नहीं करता, फोन में लगे हुए हैं। तो इस पे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें, एक्टिविटीज में पार्ट लें। आप फोन तो वैसे भी यूज़ कर सकते हो, कोविड टाइम फोन का यूज से ज़्यादा लोग अटैच हो ही रहे हैं इससे। नहीं बट उसके साथ साथ उनके पास अपॉर्चुनिटी भी थी कि वो कोई एक्स्ट्रा हॉबी पिकअप करें, Yes. कोई क्रिएटिविटी करें। अब दालगुना कॉफी सबने बनाई हुई है तो, और अच्छी भी नहीं होती वो कॉफी, तो सबने अगर वहाँ पे हॉबी पिक कर सकते हैं तो यहाँ पे तो आपके पास, आप लोगों ने फील किया होगा 4 साल में आपके पास टाइम कम है, करने को एक्टिविटी ज़्यादा है, ये आप सबने महसूस किया है। तो उसके बाद अब जो लोग 5 साल 6 साल भी रुकते हैं वो लोग भी यही कहते हैं कि हमारे पास एक्टिविटीज़ करने को ज़्यादा ही टाइम कम पड़ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे आपके पास करने को इतना कुछ है, तो फ़ोन तो आप कहीं भी सारी ज़िंदगी वैसे भी कर सकते हो। और उसके अलावा थोड़ा सा कि ये लोगों की अब पेशेंस कोरोना के चक्कर में या टाइम के साथ थोड़ी सी कम हुई है। मैं चाहूँगा पेशेंस भी थोड़ी सी लोगों में बढ़े और मुश्किल सिचुएशंस को फेस करने की जो कैपेबिलिटी यहाँ पर बिल्ड कर पाएंगे ना, उसमें थोड़ा सा उनका कीन इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि वो आगे जाके उनको विटनेस करें, फेस करें, उनको ओवरकम भी करें। क्योंकि इतनी सिचुएशन आप लोगों ने भी अपने अपने लेवल पे पर्सनल लाइफ में, ग्रुप में, कोविड भी फेस किया, बहुत सारी और चीज़ें फेस की होंगी आपने, बट उनसे डर के भागने में एक सॉल्यूशन होता है, वो भी किया होगा, सबने किया होगा, और उनको फेस करके ओवरकम करने वाला भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो फेस करके ओवरकम करने में एक सेटिस्फैक्शन, खुशी ज़्यादा मिलती है आपको, तो जिसमें खुशी ज़्यादा मिलती है, जिसमें सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आपको फील होता है, तो वो आप कर सकते हो साथ के साथ। So what do you think channels like Engineer Choria play a role for Banasthi? अच्छा, वेरी गुड मार्केटिंग में कहूँगा कि इस तरह के चैनल्स मैंने पहली बार 2020 में देखे थे, तब उसके पहले शायद इतने थे भी नहीं, पॉपुलैरिटी भी नहीं थी, लोगों ने एक दो वीडियोस डाले हुए थे उसमें। चैनल में तो ये एक फन एक्टिविटी की तरह शुरू हुए थे ज़्यादातर, फिर वो वहाँ से इवॉल्व हो गए, वो ऑनेस्टली इन्फॉर्मेटिव चैनल के तौर पे वो चेंज हो गए। वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों के पास एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, एंड बाकी क्राउड भी इतनी अवेयर है कि उनको पता है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे बच्चों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली वनस्ली के बारे में, उनको वनस्ली को देखने का मौका मिला, वनस्ली में क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं उसके बारे में जानने का मिला, वो भी बहुत ज़रूरी है। डूज एंड डोंट्स हैं, उसके साथ साथ जैसे हर स्टेज पे आपने अप्लाई किया तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस, फिर आपका काउंसलिंग का प्रोसेस, फिर हॉस्टल का प्रोसेस, फिर क्लासरूम इन जनरल एंड सो ऑन, तो आपने उनको पूरा वनस्ली का लाइफ साइकिल प्रेजेंट किया। तो इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आप आपके जूनियर्स को, पता नहीं आपको कितने सालों तक आप सबको, कैंडिडेट्स को, जूनियर्स को आप आगे तक हेल्प कर पाओगे, और दूसरा जब आप कैंपस में होते हो तो आपको एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाता है। वो सही लोग देख के पहचानते होंगे। मेरे खुद के साथ ही हुआ था कि मैंने जब आपका चैनल देखा था, उस समय तो मैं कुछ जानता नहीं था आप लोगों को, तो मेरे लिए तो मतलब अ बंच ऑफ गर्ल्स डूइंग सम फन एक्टिविटी ऑन यूट्यूब, बट फिर इस सेमेस्टर किसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपका चैनल देखा तो अच्छा, मतलब वो तो ये लोग थे। ये भी अच्छी बात है, आप लोगों को बताइए कि आप 3 साल तक आपने सस्टेन भी किया। मैं चाहूँगा आप लोग भी सस्टेन करें और दूसरे चैनल्स को भी मोटिवेट करें कि जो आपकी जो क्वालिटी, जो कंटेंट आपने मेंटेन किया है उसको आप आगे जाके और दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ, और सबको इनकरेज करें कि मतलब वो अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें, वो दे शुड नेवर स्टॉप देयर लर्निंग। So your interesting stories of meeting with your alumni. Banasthi. वैसे alumni है ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी तो क्या मतलब, ऑल ऑफ देम हैव सच मोटिवेशनल स्टोरीज कि उनको सबको बता पाना मुश्किल है। मेरे को तो हमेशा ये रिग्रेट होता है कि इतनी सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, मैं सबके साथ शेयर किस तरह से करूँ। तो मेरे पास इतनी सारी स्टोरीज है कि मैं आपको एक आंसर तो ऑनेस्टली नहीं दे पाऊंगा इसका, बट मेरा एक एफर्ट रहेगा कि मैं कुछ इस तरह का क्रिएट करूँ कि वो सारी स्टोरीज हैं वो आप तक और बाकी सब तक पहुँच सके। कि ऑनेस्टली आपने देखा है कि जो डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई लिस्ट जो है कितनी ब्रॉड है, कितनी डाइवर्स है, और ये तो वो लिस्ट है कि जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इसके अलावा भी जो लिस्ट है, there is a massive list of people like you who have done so much of good work, तो वो आप लोगों को देखना बनता है पूरी तरह से।
तो मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत सारी इस तरह की स्टोरी आपके सामने मैं लेके आऊँ जल्दी से। अब जैसे कुछ दिनों बाद तो हम ही अलुमनाई बन जाएंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से, तो ऐसी कौन सी गोल्डन एडवाइस है या ऐसा क्या सजेशन है जो आप हमें देना चाहेंगे आगे के लिए, पूरे बैच को देना पूरे बैच को? पूरे बैच को ये देखो, एक तो लाइक कीप योर चैनल लाइव, सबसे पहले तो आप दूसरा, अब आप सब लोग अलग अलग जगह जाओगे, अलग अलग काम करोगे, अलग अलग चीजें करोगे, एंड लाइफ में आप अलग अलग ट्रैजेक्टरी पे जाओगे सब लोग। आपको अभी नहीं पता क्या, किसी को भी नहीं पता, बट कोई भी सिचुएशन आपके सामने आएगी तो यू विल हैव द टू चॉइस, ईदर टू स्टे इन योर बबल, रन अवे फ्रॉम इट, हाइड फ्रॉम इट, अवॉइड इट, or just take it on, try and overcome the situation and come out of that difficult times, because that journey itself will train you for a better life ahead. आगे जाके, अब मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ छोटी मोटी चीज़ है, जैसे सपोज करो किसी को खाना बनाना नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, लोगों को लगता है कि एग्जाम्पल हमेशा बड़े बड़े होते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बट देन अगर आप डिटरमाइंड हो कि आपको खाना बनाना है, आप एक्सपेरिमेंट करोगे, क्या वो गंदा बनेगा, ये ज्यादा डल गया, ये कम डल गया, कच्चा रह गया, ये रह गया, वट एवर, यू कीप ट्राइंग, कभी ना कभी तो अच्छा बनेगा ना। इस लेवल पे तो आप पहुंच जाओगे ना कि आप भूखे ना मरो। और उसके साथ साथ लाइफ में आपके पास चैलेंजेस भी बहुत आएंगे, तो गिव अप अगर आप कर दोगे तो आपकी जगह पे कोई ना कोई तो काम करेगा ही। तो यू कैन कीप ट्राइंग, कीप पुशिंग एंड ऑलवेज नो कि यू विल हैव अ वे आउट ऑफ दैट सिचुएशन, वट एवर द सिचुएशन मे बी, कि no matter how difficult the situation may be, when you feel you are absolutely stuck and you have nowhere to go, in almost all the cases, you are always going in the right direction. कि when you are absolutely stuck, जब बिल्कुल clueless होता है, पता नहीं क्या करें, मतलब हमको कोई आइडिया नहीं है, that means you are closer to where the final destination would be. तो सेल्फ बिलीफ एक बहुत जरूरी चीज होती है कि आपको अगर ये बिलीफ ही नहीं है कि आप कर सकते हो, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी उसमें। उसके साथ साथ आप रेगुलर एफर्ट, डेडिकेशन, कि जब तक आप अपना एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आप कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व एंड कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कि आप खुद को इम्प्रूव कैसे कर रहे हो लगातार। और तो बाकी फिर बहुत तो बोरिंग हो जाएगा, फिर आप चैनल के हिसाब से बाकी बहुत जेनेरिक हो जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। वी होप कि इस वीडियो से हमें, हमारे व्यूअर्स को, सबको नॉलेज मिली होगी और ये भी पता चला होगा कि बीबी प्रशासन कितना अप्रोचेबल है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मैं बहुत सारे देखता हूँ बीबी प्रशासन को, बहुत सारी गालियां मिलती हैं मुझे पेजेस की तरफ से, देखता हूँ बहुत सारे, उनको सब कुछ देखता हूँ, बट उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो प्रशासनिक काम होते हैं वो किसी एक या दो जनों की या 100 जनों की सहूलियत से नहीं, वो पूरे 18,000 बच्चे, 2,000 स्टाफ और बाकी जितने भी एसोसिएटेड लोग हैं, सबके बेसिस पे सबके लिए ही ली जाते हैं डिसीजन। तो हर जने की कन्वीनियंस इसमें मैटर भी नहीं करती, ना उसका पार्ट होती है, और कोशिश की जाती है कि सबकी सहूलियत का ध्यान रखा जाए उसमें। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू। अब मैं आपके जो कैमरा पर्सन है उनको भी तो थोड़ा एंड थैंक यू सो मच तृप्ति फॉर शूटिंग दिस वीडियो। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। फेस दिखा के। Now the only person in your group, only person in your class who has a superpower, who's capable of doing something,